इस वीडियो में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे कि एग्जाम कौन से बेसिस पे होती है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है और कैसे आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले से याद रखनी चाहिए और कैसे आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए फॉर बाक एग्जाम। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने एग्जाम दी थी तो क्या गलती थी मैंने जो की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। Before starting today's lecture, let me take few seconds to introduce our content. We make videos on the following topics: post-gate guidance, honest reviews of colleges, interview with IITians, coding series, and in case you have not subscribed, please do it now. Let's continue today's lecture. सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बार्क एग्जाम का सिलेक्शन होता कैसे। दो ऑप्शन है। सबसे पहला, अगर आपने एक गेट एग्जाम दी है, गेट एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन के चांसेस आपके तब बढ़ेंगे जब आपका रैंक बहुत हाई होगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है वो ये है कि आप बार्क की जो अपनी एग्जाम लेता है उस एग्जाम के थ्रू आप जाएंगे। ऐसा नहीं है वो पेपर बहुत इजी होता है और वहां से सिलेक्शन होना इजी है, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स दोनों ही ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं ताकि जिसमें भी बेटर कर पाए उसे उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े। मैंने जब अप्लाई किया था मैंने भी यही किया था। मैंने गेट और बार्क दोनों ही एग्जाम दी थी। नसीब से मेरा बार्क का एग्जाम थोड़ा सा अच्छा हो गया और मैं क्वालिफाई कर गया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन मेरा गेट का कट ऑफ कंपेरेटिवली बहुत कम था फॉर बार्क कट ऑफ। लेकिन दोनों ऑप्शन ऑप्टेड थे तो उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू का सिलेक्शन हो गया। अब यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल सिलेक्शन में जो आपके जो पहले के टेस्ट के होंगे उसका इतना वेटेज या कट ऑफ का इंपॉर्टेंस नहीं होगा। अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया है तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस तभी बढ़ने वाले हैं अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है। और अगर आपको इसको दूसरे स्पेक्टिकल से देखें तो आप ऐसा मान सकते हैं, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं या जस्ट आपने क्वालिफाई किया है बाहर का पेपर, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, प्रोवाइडेड कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। अब बात करते हैं कि मैंने क्या क्या गलती की, मेरे से इंटरव्यू में क्या पूछा गया और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर बार्क एग्जाम। ये चीज को शेयर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम बैक में ले जाना चाहता हूं, जहां पे उस टाइम पे मेरे शू की क्या हालत थी। मैं एक रीजनल कॉलेज का स्टूडेंट था जिसने फिलहाल ही एक टॉप आईआईटी इंडिया की कन्वर्ट की थी, दैट वाज आईआईटी मद्रास। उसके बाद मेरे आईआईटी गांधीनगर का रिजल्ट भी आ गया था और वो भी मैंने कन्वर्ट कर दी थी। आईआईटी गांधीनगर मेरा होम स्टेट में थी तो वो प्रेफरेंस में थोड़ी ज्यादा थी और पीएचडी का प्रोग्राम में मैं आईआईटी मद्रास में सिलेक्ट हुआ था तो मुझे करने के थोड़े से चांसेस कम थे। ये तो हो गया कि उस टाइम पे मेरा ये पोजीशन में था। हुआ ये कि एक बार मेरी आईआईटी जैसे ही कन्वर्ट हुई मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूरी दुनिया में हासिल करने के लिए थी वो मैंने हासिल कर ली। अब ये सारी चीजें मेरे काम की नहीं और मैंने तैयारी ही नहीं की। प्रिपरेशन मैंने जैसे ही बाहर का इंटरव्यू का कॉल आया था मैंने पढ़ा ही नहीं उसके लिए। आपको तो ये लग रहा होगा कि ये बंदा कैसा आदमी है, एकदम झूठ बोल रहा है, बाहर के अंदर सिलेक्ट हुआ और पढ़ नहीं रहा। यकीन माने उस टाइम पे थोड़ा सा मेरी शॉर्ट सर्किट ज्यादा हो चुकी थी। अगर मैं अपनी पुरानी गलतियों को एनलिस्ट करूं तो ये गलती उसमें से सबसे बड़ी गलतियों में से ये है, एक है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था बात के लिए। अब आप कहेंगे कि अगर इतना ही था, बात का पढ़ा ही नहीं, तो इंटरव्यू देने क्यों गया? करेक्ट। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल था। मुझे उस टाइम के दौरान कोई कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट्स या ऐसा कुछ खास काम भी नहीं था और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि बार्क वाले आने और जाने का किराया दे रहे थे। मैंने कहा इससे अच्छा तो और क्या ही ऑप्शन हो सकता है। सरकारी पैसे पे तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो और सरकारी पैसे पे इंटरव्यू देके वापस आ रहे हो और उसके साथ तुम्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो तो अलग। मैं कहा गुजराती हूँ, ये तो बेनिफिट है, यहाँ तो जाना ही जाना है बॉस। एक्सपीरियंस तो लेके आ जाए, भले ही घूम के आ जाएंगे ऐसे ही, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं पहुंच गया, कुछ पढ़ा नहीं। और आपको इसकी जो प्रोसेस होती है उसके अंदर आपको एक दिन पहले पहुंचना प्रेफरेबल रहता है। मेरा जो सेंटर था वो बॉम्बे था तो मैं एक दिन पहले ही पहुंच गया था। दूसरे दिन जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपको जैसे ही वहां पे 9 o'clock एक प्रीफर्ड टाइम रहता है शायद उनका, तो उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। वंस योर डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू बहुत मजेदार होता है, यानी ऐसा कहें कि आपको एक इंटरव्यू नहीं, एक प्रोफेसर और स्टूडेंट का एक मीटिंग चल रही है जहां पे प्रोफेसर बहुत विद्वान है और अगर मेरे जैसा स्टूडेंट रहा तो बहुत वीक।
आप जैसे ही अंदर जाएंगे वहां पे आपको सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन होगा। वो इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखिएगा, बहुत लंबा और चौड़ा जिसका कोई रिलेवेंस ना हो वो बात उधर बिल्कुल मत करिएगा। नेक्स्ट वो आपका प्रेफर्ड सब्जेक्ट पूछेंगे कि भाई आपके ये मेरा बीइंग थर्मोडायनेमिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हीट ट्रांसफर उस टाइम पे मैंने करंटली पढ़ा हुआ था, तो मैंने वही कह दिया कि भाई मेरे ये तीन सब्जेक्ट हैं, ये मेरे प्रिफर्ड सब्जेक्ट है। स्टार्ट हो गए। अब वहां पे ऐसे 5 पैनल बैठे हैं और पांचों पैनल अपने सब्जेक्ट डोमेन के एकदम स्पेशलाइज्ड पर्सन है, यानी आप उनको एकदम कुछ तुक्का तो नहीं दे सकते। और जैसे ही आप कोई भी सब्जेक्ट बोलोगे तो उस कंसर्न सब्जेक्ट के प्रोफेसर एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, हमको इसको शूट करने का है क्वेश्चंस और ये हमारे आंसर देने वाला है। जैसे ही मैंने कहा 3 सब्जेक्ट, वो 3 प्रोफेसर थे, उन लोगों ने स्क्रैबल पैड लेके बैठे। अब ऐसा भी नहीं है वाइवा चल रहा है, यहाँ पे मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ सुनेंगे, फिर आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस आंसर, ऐसा नहीं। कंप्लीट ऑन पेपर वो क्वेश्चन लिखेंगे, आपको वो क्वेश्चन समझाएंगे पूरा। उसके बाद आपको कहेंगे इसका आंसर, या कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर बताओ। और वो ग्राफ्स और वैसी चीज में वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स कहा था, तो थर्मोडायनेमिक्स में कहा कि एक पिस्टन सिलेंडर है और उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे तो क्या होगा। अगर आप मैकेनिकल से नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा है क्या यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। आप ये समझने का ट्राई करिए कॉन्सेप्ट कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कौन सा डेप्थ होता है क्वेश्चन का। उसके बाद उन्होंने कहा कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू क्या है, ये तो सबको पता है। 1.005, 0.718, 1.4, करेक्ट। आप कहेंगे इतना ही, ये तो उनका स्टार्ट था। उसके बाद वो डीप डाउन होते गए कि सीपी सीवी से बड़ा क्यों है और ऐसा ही क्यों है। उसके बाद उन लोगों ने कुछ वैल्यूज दी थी कि अगर हम इसके अंदर हीट करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे तो क्या होगा, ग्राफ के अंदर क्या चेंजेस आएंगे और ग्राफ से क्या आप बता सकते हैं कि वर्क में क्या इफेक्ट होगा। उस टाइम पे मैंने इतना सब डेप्थ का मुझे नहीं पता था। बेसिक जो चीजें थी, जो रटी रटाई चीजें कह सकते हैं, वो चीजें मैंने आंसर कर दी। बार्क, आईआईएससी, आईआईटी, इनका मेरे को ये बात सबसे अनोखी लगती है। अमूमन कैसा होता है, आप सोचते हैं कि आपने कह दिया कि नहीं आता तो आप सोचेंगे कि सामने वाला कोई क्वेश्चन चेंज करके दूसरा क्वेश्चन करेगा। इन इंटरव्यूज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही आपने कहा ये नहीं आता, वो खुश हो जाता, अरे वाह अब तो समझाने का मौका मिल गया। उसके बाद वो बाकायदा आपको समझाएंगे, 10 मिनट तो समझाएंगे आपको। उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन उसी के अंदर से करेंगे जो उन्होंने समझाया है। जलीलियत तब फील होती है जब आपको वो आंसर भी ना दे, बड़ा दुख होता है। लेकिन नहीं आता तो नहीं आता। जैसे ही मैंने कहा कि नहीं आता ये क्वेश्चन भी, उसके बाद वो सब्जेक्ट का क्लोज हो, दूसरे सब्जेक्ट के तब तक क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। जब तक आप एक को आंसर कर रहे होंगे तब तक वो दूसरा फैकल्टी अपने क्वेश्चंस रेडी कर रहा होता है। उनके क्वेश्चन शूट हुए कि भाई दूसरा सब्जेक्ट मेरा हीट ट्रांसफर था, तो उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा कि मैं एक हीट एक्सचेंजर लगाऊंगा, अब वो आप कहाँ से आ रहे हैं, गुजरात से, तो आपके स्टेट में लगाऊं और बॉम्बे में लगाऊं तो उससे क्या फर्क होगा, हीट एक्सचेंजर की एफिशिएंसी में कोई फर्क होगा क्या, ह्यूमिडिटी एक रोल प्ले करता है तो उससे कुछ फर्क होगा क्या, और इससे एक पूरे ओवरऑल इंजन की एफिशिएंसी पे या कुछ सीओपी जो भी कहें, अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में लगाएंगे तो सीओपी आएगा, इंजन में लगा रहे हैं तो एफिशिएंसी आएगी, तो उस पर कोई रोल प्ले हो रहा है क्या। नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल था और मुझे ये भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि आपने प्रिपेयर किया है या नहीं। मैंने उनको स्ट्रेट कह दिया कि सर इस इंटरव्यू के लिए तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, तो क्या फिर आ पाए क्यों। तो मैंने कहा कि इस इंटरव्यू में तो नहीं, लेकिन मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तब मैं ज़्यादा प्रिपेयर करके आऊंगा और मुझे पता चले कि मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक अच्छे सिलेक्टेड एस्पिरेंट की है, वो मैं ज़रूर सीख के जाऊंगा इस बार। बहरहाल दूसरी बार जाने का मौका तो मिला नहीं और मैं आज भी वो गलती के लिए सबसे ज़्यादा पछता रहा हूं। तीसरा जो क्वेश्चन तीसरे फैकल्टी से शुरू हुआ वो कंपैरेटिवली मुझे इजी लगा, वो था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। अब जैसे ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर पता होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे जो अमूमन क्वेश्चंस बनते हैं वो होता है शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उन्होंने भी वही क्वेश्चन रिलेटेड पूछा। उन्होंने पूछा एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर फ्री एंड पे एक सपोर्ट लगाया है, एक लोड लगाया है, उस लोड की वजह से क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और वो डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रॉ करना उनका इंपॉर्टेंस नहीं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि वो डायग्राम क्या शो कर रहा है। और अगर आप प्रॉपर्टीज और अगर मैं सपोर्ट कंडीशन और लोडिंग चेंज कर दूं
तो उससे जो डायग्राम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो जानने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उस टाइम पे क्योंकि गेट का पढ़ा हुआ था, वो सब्जेक्ट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो मैं क्लियर कुछ कर दिया था। लेकिन मेरा इंटरव्यू बड़ा शॉर्ट रहा था, आप कह सकते हैं 15 to 25 मिनट्स और एट मैक्सिमम 30 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तो मुझे तो श्योर था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये जब भी ये इंटरव्यूज में जाएं, अगर आपका जितना इंटरव्यू लॉन्ग जाएगा और जितनी स्ट्रेच होगी आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ने वाले हैं। ये था मेरा एक्सपीरियंस जो कि बार्क में था। आपको मैं 2-3 चीजें इस वीडियो से सीख के जाने का जरूर कहूंगा, जो कि मैं अपनी गलतियों से आपको कह रहा हूं। मानना ना मानना ये तो आपकी चॉइस है। आई विश यू ऑल द सक्सेस फॉर दैट। पहली चीज, कोई भी अपॉर्चुनिटी को कभी भी छोटा या बड़ा ना आके आपकी हर अपॉर्चुनिटी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखें। मेरी ये गलती थी, मैंने एक बार को एक छोटी अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर लिया था कंपेयर टू आईआईटी, जो कि मैंने अब पास में जाके देखूं तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हो सकता है मैं पढ़ के गया होता तो भी सिलेक्ट ना होता, चांसेस हैं, लेकिन कम से कम ये दुख नहीं होता कि मैंने पढ़ा था। आज ये दुख है कि मैंने पढ़ा ही नहीं था और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। दूसरी चीज, आप कभी भी बात आईआईटी आईआईसी के इंटरव्यू जब फेस करें तो आप इसके लिए वेल अश्योर्ड रहिए कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो वाई पे ज्यादा होंगे, ना कि व्हाट इज दिस वैल्यू और व्हाट इज दिस आंसर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई इज दिस वैल्यू ओनली, वाई नॉट अदर वैल्यू, वो क्वेश्चन वो जानने में बहुत इंटरेस्टेड है। तो आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी अभी पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ ईयर जिसमें भी है, और आप ये सारे इंटरव्यूज को फेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी पढ़ें तो जो भी पढ़ रहे हैं उसका वाई पहले जानिए, ताकि आपको बाकी की जो सक्सीडिंग चीजें हैं उसका आंसर आपको अपने आप पता चलने लगेगा। और थर्ड चीज, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, ताकि आप ऐसे वीडियोस आपके पास पहले आ पाए। I wish you all the success, happiness and luxury that is waiting just for you in the very soon time. Signing off from my show.